नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड की झांकी मानस खंड का प्रदेश में किया जाएगा प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश के जनपदों, ब्लॉक मुख्यालयों के साथ ही मुख्य स्थानों पर प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री धामी प्रदर्शन करने के लिए इस झांकी का करेंगे फ्लैग ऑफ और साथ ही देहरादून में स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यकारिणी की जो समिति की बैठक होगी उसको भी आज आहूत करेंगे। उत्तराखंड भाषा संस्थान की साधारण सभा प्रबंध कार्यकारिणी समिति की भी होगी बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक और, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मानसखंड यानी उत्तराखंड की झांकी का फ्लैग ऑफ करके वो कई स्थानों पर प्रदर्शन होगा उस झांकी का। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। उत्तराखंड की झांकी मानसखंड का प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। जनपदों और ब्लॉक मुख्यालयों के साथ ही मुख्य स्थानों पर प्रदर्शन होगा। धामी इस प्रदर्शन झांकी को फ्लैग ऑफ करेंगे और देहरादून में स्थित है मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय और इसी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यकारिणी समिति की बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड भाषा संस्थान की साधारण सभा की भी बैठक होगी। और आपको बता दें कि उत्तराखंड की जो झांकी है मानसखंड, उसका प्रदर्शन होगा जो प्रदेश के जनपदों, मुख्य ब्लॉकों के साथ ही मुख्य स्थानों पर इसका प्रदर्शन किया जाएगा। अंशुमन हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अंशुमन, उत्तराखंड की झांकी जिसका देश दुनिया भर में नाम रहा, उस झांकी का प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाएगा, फ्लैग ऑफ करेंगे मुख्यमंत्री। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस झांकी का फ्लैग ऑफ करेंगे जो प्रदेश और ब्लॉक स्तर पर अलग अलग जगहों पर जाएगी और लोग उसको समझ सकेंगे, क्योंकि जिस तरीके चाहे उससे अगर झांकी की बात करें सुनील, तो उसमें जागेश्वर धाम का एक चित्र दिखाया गया था, उसके साथ ही जिम कॉर्बेट की भी उसमें झलक थी। उसके साथ ही जिस तरीके से उस झांकी को दिखाया गया, दर्शाया गया, उसमें उत्तराखंड की एक झलक है जो कि केदारखंड और मानसखंड दो खंड है उत्तराखंड के अंदर। और उसके साथ ही जिस तरीके से पर्यटन के लिहाज से मंदिरों का डेवलपमेंट किया जा रहा है प्रदेश में, और उसके साथ ही किस तरीके से किसी कर्तव्य पथ पर जब झांकी निकली तो देश में प्रथम स्थान मिला, तो ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात थी। और आज उस झांकी को प्रदेश में दिखाने के लिए आज उसका फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10:45 पर करने जा रहे हैं। जी, बैठकों की अगर बात की जा रही है तो ये बैठक जो आयोजित होंगी, इनका सीधा किस तरह से संबंध रहेगा इन बैठकों का? सुनील, अंशुमन, जो बैठक करने जा रहे हैं कार्यकारिणी समिति की बैठक होगी और इसके अलावा अन्य कई कार्यक्रम है जिसमें प्रबंध कार्यकारिणी समिति की जो बैठक है वो भी है, इसमें क्या कुछ मुख्य रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि निश्चित तौर पर चाहे उत्तराखंड भाषा संस्थान को लेकर अगर देखिए कार्यकारिणी की जो बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अलग अलग विषय हैं इसमें बैठक में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे, लेकिन पहला जो कार्यक्रम वो फ्लैग ऑफ का है, उसके बाद मुख्यमंत्री इस बैठक को लेंगे। जी बिल्कुल, अंशुमन बने रहिएगा, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से आपको बता देते हैं, चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर होगी बैठक। जी हां, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लेंगे बैठक और तैयारियों पर बैठक की जाएगी। थोड़ी देर में तैयारियों को लेकर ये बैठक होगी। सतपाल महाराज इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संबंधित विभाग के सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 18 दिन का वक्त बचा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संबंधित विभाग के सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 18 दिन का वक्त शेष बचा है और उससे पहले तैयारियों को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, इसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अधिकारियों की बैठक लेंगे। तैयारियों से जुड़ा हुआ इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी कि तैयारियों में किसी तरह की कोई भी हीला हवाली तो नहीं है, तैयारियां क्या मुकम्मल हो गई हैं और कितनी अभी तैयारियां शेष बची हैं। अंशुमन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अंशुमन, सतपाल महाराज बैठक लेने वाले हैं चारधाम यात्रा को लेकर, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सुनील, देखिए 11 बजे सचिवालय में बैठक आयोजित होगी और उसके बाद साथ संबंधित जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। सतपाल महाराज की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होने वाली है। देखिए आगामी 22 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा से पहले क्या तैयारियां हैं, क्योंकि सभी को निर्देश दिए गए थे कि 15 अप्रैल तक पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली जाए।
उसके बाद लोक निर्माण विभाग को भी निर्देश दिए गए थे कि जहां जहां भी पैकेज हैं, जहां गड्ढे हैं, उस गड्ढे को मुक्त किया जाए, जिससे अगर कोई भी यात्री वहां पहुंचे तो उन्हें किसी प्रकार की रास्ते में दिक्कत ना आए। और उसके बाद पर्यटन के लिहाज से किस तरीके की अभी तैयारियां हैं और उसके साथ ही जो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति है उनकी क्या तैयारी है, उन्होंने क्या प्लान तैयार किया है, इन सब को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि पिछली बार जो चारधाम की यात्रा शुरू हुई थी उसके बाद कई दिक्कतें सामने आई थी। इस बार सरकार का ये प्लान है, ये प्रयास है कि किसी प्रकार की जो भी लोग बाहर से हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें कोई अव्यवस्था न मिले, इसलिए पूरी तैयारी की जा रही है। और आज एक समीक्षा ये है कि अलग अलग विभाग इसको लेकर क्या तैयारियां कर चुके हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग इसको लेकर क्या कर रहा है, पर्यटन विभाग इसको लेकर क्या कर रहा है और क्या क्या अभी समस्याएं कहाँ आ रही हैं, चाहे वो केदारनाथ निर्माण को लेकर हो या उसके बाद जो रास्ते बाधित हुए क्योंकि बारिश ज्यादा हुई और जो पहाड़ी क्षेत्र है, केदारनाथ क्षेत्र, बद्रीनाथ के क्षेत्र, वहां पर बर्फबारी भी हुई और ऐसे बर्फबारी में दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं। तो इसको लेकर सुनील ये समझना जरूरी है कि अभी तक वहां पर क्या तैयारियां हो चुकी हैं और क्या अभी बाकी है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ऐसे में कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं क्योंकि बाधाएं तो बहुत सारी आ रही हैं तैयारियों में। अंशुमन बिल्कुल सुनील, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पर जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो बेहतर तरीके से काम नहीं करते हैं, तो ऐसे में वो अपने जिम्मेदारी का पूर्ण तरीके से निर्वहन करे, इसलिए समीक्षा बैठक भी जरूरी हो जाती है। और उसके साथ ही क्योंकि ऑल वेदर रोड से लेकर वहां तक की जो पूर्ण तैयारियां हैं वो कहां तक पहुंची हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसको लेकर जब पहले बैठक की थी तो उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि सभी विभाग अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारियों को पूर्ण करें, चाहे वो परिवहन विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो या पर्यटन हो या लोक निर्माण विभाग हो, सबको निर्देश दिए गए थे। इस बार सभी विभागों ने अपने अपने प्लान को तैयार किया है और 22 तारीख से पहले यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही पूरी तैयारियों को पूर्ण करने के निर्देश है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तैयारियां पूर्ण नहीं हो पाती और जब यात्रा की शुरुआत होती है विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है, तो विपक्ष को भी एक मुद्दा न मिले और इससे तैयारियां पूर्ण हो, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की अव्यवस्था न देखने को मिले, इसको लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। और समीक्षा बैठक में दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि आने वाले वक्त में जब यात्रा शुरू हो रही है उससे पहले क्या क्या तैयारियां नहीं हुई है उसको भी पूर्ण किया जाए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर और देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक में और क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अंशुमन जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर अब सीसीटीवी की नज़र भी रहने वाली है। यातायात व्यवस्था पर कैमरों से पौड़ी पुलिस नज़र रखेगी। जी हाँ, तो तीसरी आंख को सक्रिय किया जाएगा और इस दरमियान पौड़ी पुलिस श्रद्धालुओं के हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखने वाली है। सीसीटीवी के माध्यम से यात्रा पर नज़र रखी जाएगी, कहीं किसी तरह की कोई अव्यवस्था तो नहीं है। उत्तराखंड में जहां एक और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है, तो वहीं शिक्षा विभाग के हालात भी कुछ खास ठीक नहीं है। कई स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, जिसको देखते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में लंबे समय से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को जल्द से जल्द भरे जाने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रदेश भर के स्कूलों में ढांचागत व्यवस्थाओं को भी व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्लस्टर स्कूलों के मानक को जल्द से जल्द तय किया जाए। देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जेईई भर्ती परीक्षा के बाद अब एई परीक्षा हो गई है रद्द। जी हां, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रद्द की है परीक्षा। नकल की पुष्टि के बाद लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को रद्द किया है। 9 अभ्यर्थियों के नकल करने की पुष्टि हुई है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल 23 से 27 अप्रैल को आयोजित कराई गई थी परीक्षा और एई की परीक्षा आयोजित कराई गई थी। अब इस परीक्षा में भी ये माना जा रहा है कि उस दरमियान 9 अभ्यर्थियों ने नकल की थी। इसकी पुष्टि हो गई है क्योंकि इन परीक्षाओं की लगातार जांच की जा रही थी, पड़ताल की जा रही थी और जांच एजेंसियों ने बताया कि 9 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने नकल की है। अब इस परीक्षा को भी रद्द करने की खबर है। जी हाँ, देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को रद्द करने की बात कही है। नकल की पुष्टि के बाद लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। 9 अभ्यर्थियों के नकल करने की पुष्टि हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेईई परीक्षा के बाद अब एई परीक्षा पर भी गाज गिरी है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो 23 से 27 अप्रैल को आयोजित कराई गई थी ये परीक्षा, जो कि अब नकल माफियाओं की भीड़ चढ़ गई। अशोक हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अशोक, जेईई परीक्षा के बाद अब एई की परीक्षा भी नकल माफियाओं की भीड़ चढ़ गई। 23 से 27 अप्रैल के बीच ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी पिछले साल।
बिल्कुल, देखिए सुनील, निश्चित तौर पर जब से अगर इन बात करें ये 2023 इस साल की, तो इस साल में लगातार ये देखा गया है, चाहे वो फिर पटवारी की परीक्षा हो, पटवारी लेखपाल की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा या फिर कनिष्ठ सहायक परीक्षा, एई की परीक्षा, वन दरोगा परीक्षा, मतलब कि कहा जा सकता है चाहे यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से जो परीक्षा हुई, चाहे फिर उसके बाद यूके पीएससी से हुई, उन तमाम परीक्षाओं में लगातार जो है फर्जीवाड़ा देखने को मिला, बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिली। और जिस तरह से पिछले साल 23 से 27 अप्रैल के बीच में जो जेई के बाद जो एई की परीक्षा हुई थी, उसमें भी अब ये परीक्षा जो है सीधा नकल की भेंट चढ़ चुका है। कहीं ना कहीं 9 अभ्यर्थी जिस तरह से उसमें सम्मिलित पाए गए हैं, उसको भी स्थगित करने का, उसको भी रद्द करने की बात ऐसे में सामने आ चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए यहाँ पर सुनील, ये है प्रदेश में धामी सरकार एक सख्त नकल विरोधी कानून लेकर के आती है। उसके बाद पटवारी लेखपाल की परीक्षा कराई जाती है, उसके बाद कनिष्ठ सहायक की परीक्षा होती है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह दावा किया है कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद जो परीक्षा हुई वो पूरी तरह से नकल विहीन रही। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें उत्तराखंड बेरोजगार संघ की या मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की या अन्य जो युवा बेरोजगार युवा है उनकी, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस परीक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने जिस तरह से सवाल खड़े किए, उन्होंने बताया कि जो परीक्षाओं में जो सेट आए, 4 सेट आए, चारों के चारों सेट वो एक ही थे। उसके बाद जब कनिष्ठ सहायक परीक्षा होती है तो उसके दौरान भी उन परीक्षाओं जो क्वेश्चन पेपर थी उनमें भी छेड़छाड़ की गई है, उनकी जो सील होती है वो भी तोड़ी गई, यानी कि वो भी संदेह के घेरे में। और अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जिस तरह से पूर्व पिछले साल 23 से 27 अप्रैल के बीच में जो परीक्षा हुई थी, उसमें भी जो 9 अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सम्मिलित पाए गए हैं ये चीटिंग के दौरान, उसके वो भी कहीं ना कहीं ये बात सामने आ चुकी है कि उसको भी रद्द किया जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखिए सुनील, ये खड़ा हो जाता है कि नकल विरोधी कानून जो ये लागू हुआ है और जिस तरह से सख्ती के साथ ये लागू हुआ है, अब जो ये जिस तरह से परीक्षा कैंसिल हुई है, रद्द होने की बात जो सामने आ रही है, जो सम्मिलित इसमें पाया जा रहा है, देखना उतना महत्वपूर्ण होगा कि उसी के तहत इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि जब अब पहले यूके ट्रिपल एससी से परीक्षा कराई जा रही थी, अब यूके पीएससी से परीक्षाएं कराई जा रही हैं, बावजूद उसके उसमें भी कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा धांधली देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद आने वाले समय पर किस तरह से और सरकारी जो परीक्षाएं होती है वो कब हो, किस तरह से हो पाएंगी, किस पर विश्वास होगा, क्या पूरा का पूरा सिस्टम इसी तरह से सवालों के कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आएगा, युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में नजर आएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी के लिए। देहरादून से अगली बड़ी खबर, प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। जी हां, आपको ये बता दें कि मंगलवार को 5 जिलों में 45 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 96 पहुंच गई है। देहरादून में अकेले 35 लोग संक्रमित हैं। केंद्र को भेजी गई है 1 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की मांग का प्रस्ताव। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन की कमी है, कई जिलों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और प्रदेश में कोविड की पहली डोज 100% लोगों को लगी है, दूसरी डोज 96% तक लगी है और बूस्टर डोज 27% ही लगी है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कोरोना की जो लहर है, जो वेव है, वो बढ़ती जा रही है, पैर पसारती जा रही है और ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की चिंताएँ भी बढ़ रही हैं। साथ ही केंद्र को बूस्टर डोज के लिए ज़रूर रिक्वायरमेंट भेजी गई है। सचिन सैनी हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सचिन, कोरोना का जो दंश है उससे जनता उभर नहीं पा रही और फिर से ये मामले अब बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंताजनक हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश में, वहीं हरिद्वार में भी इसके मामले 2 देखने को मिले हैं, लेकिन अभी डॉक्टर ने पुष्टि नहीं किया कि 2 लोग कौन है डॉक्टर वो। और वहीं जिलाधिकारी वीरेंद्र शंकर पांडे ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी सावधानी बरतें और मास्क का प्रयोग करें, दूरी बना के रखें, क्योंकि हरिद्वार में अभी बच्चों की स्कूल बंद चल रहे हैं और सभी हॉलीडे मनाने हरिद्वार में आते हैं, क्योंकि तीर्थ स्थल देवभूमि हरिद्वार है। इसलिए सभी को सूचित किया गया है कि सभी दूरी रखें और मास्क लगाएं, सैनिटाइज का प्रयोग करें। इसके साथ ही और क्या क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की तैयारी किस तरह की है? अगर ये मामला और बढ़ता है, मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो क्या अस्पतालों में इंतजामात हैं? सचिन, हेलो। चलिए सचिन, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि के सनातन स्वरूप को लेकर भी एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि हम देवभूमि के सनातन स्वरूप को बिगड़ने नहीं देंगे।
यानी हिंदुत्व को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। साथ ही अपने विरोधियों को ये संदेश दे दिया कि अगर कोई प्रदेश की फिजाओं में जहर घोलने का काम करेगा या जिहादी मानसिकता वालों का साथ देगा तो उन्हें तगड़ा सबक सिखाया जाएगा। कांग्रेस ने इस पर चुटकी ली है, रिपोर्ट देखिए। हिंदुत्व पथ पर धामी दिया कड़ा संदेश, देवभूमि में ना पनपने देंगे जिहादी सोच, अवैध गतिविधियों पर एक्शन में सरकार, जिहादियों के मंसूबों पर पुष्कर प्रहार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक इंटरव्यू में जहां अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई तो वहीं उन्होंने देवभूमि के सनातन स्वरूप को लेकर भी बड़ा संदेश देते हुए कहा कि हम देवभूमि के सनातन स्वरूप को बिगड़ने नहीं देंगे। धामी के मंसूबे साफ हैं, ऐसे जो लोग प्रदेश में किसी भी तरह का उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश की सरकार अपने वादे को पूरा करने में लगातार सफल हो रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को हासिल करने में लगी है। मुख्यमंत्री धामी ने धर्म परिवर्तन को लेकर कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के सनातन स्वरूप की चिंता है। यहाँ मिशनरियों के मंसूबे सफल नहीं होने देंगे जो प्रलोभन देकर कन्वर्जन करा रहे थे। लव जिहाद के मामले भी सामने आए, उन्हें रोकना सरकार का दायित्व था, इसीलिए हमने पहल की और कन्वर्जन के खिलाफ सख्त कानून बनाया। हमारे बाद हिमाचल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसा कानून बना। जब जब सनातन धर्म की बात होती है तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी असहज हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ठीक ही तो कहा है कि उत्तराखंड राज्य सनातन धर्म की परंपरा को निभाने वाला राज्य है। ये सनातनी भूमि है, देवभूमि है और हमारी इस भूमि को किसी ने अगर दूषित करने का काम किया, सनातन धर्म के खिलाफ किसी ने काम करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाएगी। तो कांग्रेस के नेताओं को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? उनको तो कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी का जो बयान है स्वागत योग्य बयान है। जाहिर है सरकार जब अपना विजन बताती है तो विरोधियों को ये राज कहां आता है। यही वजह है कि कांग्रेस चुटीले अंदाज में सरकार को उसका दायित्व बता रही है। जो है बनाए रखा रहेगा। देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों का दायित्व बनता है कि वो प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने का काम करे और अगर कोई सनातन धर्म के स्वरूप को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं तो भाई आप सरकार में बैठे हो, आपको बयान देने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है? कोई अगर ऐसा कृत्य करता है तो कार्रवाई करे, किसने रोका है? कुल मिलाकर आने वाले समय में हिंदुत्व का मुद्दा एक बार फिर से देवभूमि की वादियों में गूंजेगा। अब देखना होगा कि देवभूमि में जिहादी मानसिकता और मिशनरियों को पालने पोसने वाले चेहरे बेनकाब कब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस अब पोस्टकार्ड का सहारा लेकर प्रधानमंत्री मोदी को प्रत्येक विधानसभा से 1000 पोस्टकार्ड भेजने में जुट गया है और इस अभियान की शुरुआत यूथ कांग्रेस ने पौड़ी से कर दी है। पोस्टकार्ड के जरिए यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से अडानी से जुड़े मुद्दों पर कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। प्रधानमंत्री से पूछा है कि बीजेपी को अब तक अडानी से कितना फंड मिला है, आखिर कैसे अडानी 8 सालों में 690 स्थान से दूसरे स्थान पर आकर सबसे अमीर इंसान बन गया। उत्तराखंड के दिनेशपुर में कांग्रेस के कार्यालय में नवनियुक्त कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा का स्वागत हुआ और इस दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने कहा कि बीजेपी को राहुल गांधी से डर लगता है। राहुल गांधी को मुकदमों में फंसाकर उनकी सदस्यता को रद्द करने की साजिश रची गई है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इस पर जवाब देगी। हम लोग अब जाएंगे, लोगों में मिलेंगे। आज आप देखो ना, इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार इतने साल से काबिज है भाई 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कितनों को मिल गया आज तक। महंगाई पे हम लगाम लगाएंगे, कहाँ आज महंगाई पहुंची हुई है। आज जो है, आज किसानों का आज क्या हाल है। आज गैस सिलेंडर देख लो, पेट्रोल देख लो, आप जो है डीजल देख लो, खाने पीने की चीजें देख लो, दूध तक में जीएसटी लगा दिया।
किसानों की आय दुगनी होगी। कौन से किसान की होगी जो हिंदुस्तान में मेरे को दिखा देना जिसकी आय दुगनी हो गई हो। तो हर मामले में ये सरकार फेल है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है कि इनको आईना कोई ना दिखाए। आज सिर्फ राहुल गांधी जी एक मर्द का बच्चा है जो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, उससे भी इनकी हवा खराब हो गई। तो आनंद फानन में आज मुकदमे दर्ज करके और सदस्यता खत्म करने का जो ड्रामा मोदी सरकार कर रही है, ये आने वाले समय में मोदी सरकार को भारी पड़ने वाला है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं, मगर उत्तरी हरिद्वार में निर्माणाधीन हाईवे इस बार भी चारधाम यात्रा में परेशानी खड़ी कर सकता है। आपको बता दें कि सचिव स्तर पर हुई बैठक के बाद हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हाईवे के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और NHAI के अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान SSP अजय सिंह, ADM PL शाह के साथ ही SDM पूरन सिंह राणा समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। चंपावत जनपद में टनकपुर बनवसा क्षेत्र में भ्रमण पर आए कुमाऊं मंडल कमिश्नर दीपक रावत ने माता पूर्णागिरी मेले की व्यवस्था का जायजा लिया और इस दौरान कमिश्नर ने टनकपुर शारदा घाट से लेकर पूर्णागिरी मेले क्षेत्र तक मेले की व्यवस्था का निरीक्षण किया है। साथ ही मेला क्षेत्र के पास से आयोजित की जा रही राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स गतिविधियों का भी जायजा लिया। मीडिया को जानकारी देते हुए कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है शारदा घाट का विकास। उड़ाना चाहता था कि पूरा मेला दिखाएंगे चारों तरफ से, और उन्होंने ट्राई किया 10, 12, 13 को वहाँ बुलाया। उधर लक्सर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नगर पालिका में आवास के नाम पर हुए भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई न करने पर पत्रकार संगठन ने नाराजगी जताते हुए अध्यक्ष प्रवीण सैनी और महामंत्री की अगुवाई में कई कार्यकर्ताओं ने लक्सर उपजिलाधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। 7 अप्रैल तक कार्रवाई न करने पर लक्सर नगर पालिका परिषद में अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी गई है। लक्सर नगर पालिका परिषद में 2017 और 18 में आवास के नाम पर गलत तथ्यों के आधार पर लिए गए और 1,20,000 रुपये के मामले का ये पूरा खेल बताया जा रहा है। आपको ये बता दें कि लक्सर के उप जिलाधिकारी ने पालिका के तत्कालीन ईओ और लाभार्थी अमित गिरी गोस्वामी के साथ विभागीय कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। जो हमारे साथी है राम गोपाल सैनी, उन सूचना के अधिकार के नियम नगर पालिका से एक सूचना अधिकार में जांच रिपोर्ट मांगी थी और जिस पर अमित गिरी गोस्वामी है जिसने कूटरचना करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया था। उसके बाद एक हमने प्रार्थना पर जांच के लिए लक्सर उपजिलाधिकारी महोदय को दिया था। उनकी जांच रिपोर्ट भी जो आरोपी है उनके खिलाफ गई थी और जो अधिशासी अधिकारी हैं या वहाँ के जितने भी कर्मचारी जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पारित किए थे। लेकिन 1 सप्ताह का समय बीत गया, उसके बाद भी आज तक नगर पालिका के द्वारा जो आरोपी कर्मचारी या लाभार्थी है उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हमने तहसीलदार महोदय को उपजिलाधिकारी नाम से ज्ञापन दिया है। ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने मिलकर के महामंत्री जी ने हमने एक ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया है, SDM साहब को दिया है तहसीलदार के थ्रू। तो उसमें एक कथित पत्रकार है, उसके द्वारा नगर पालिका से कुछ आवासीय योजना के नाम पर कुछ पैसा उससे जो धोखाधड़ी करके उससे लिया गया था, जिसमें वो एक तरह से दोषी भी साबित हो गए हैं। SDM साहब को से जो रिपोर्ट आई थी, लेकिन नगर पालिका उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हमने ज्ञापन दिया है कि अगर उसमें 7 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती तो सभी सदस्य ऑल मीडिया जर्नलिस्ट के वो सभी धरना देंगे वहाँ पर। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी और कलीम के नाम पर वकील से 5 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। सिडकुल थाने में सुनील राठी और कलीम सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी फिलहाल रोशनाबाद जेल में बंद है, जबकि मैंगलोर निवासी गैंगस्टर कलीम अल्मोड़ा की जेल में है। परीक्षा का भी 3 तारीख को इसमें मुकदमा लिखा था और उसमें ऑलरेडी प्रकरण प्रकाश में आया, उसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें विवेचना की जा रही है। जो हमारे विक्टिम हैं
वो एक वकील हैं, उन्होंने एक तहरीर दी थी कि उनसे किसी ने फ़ोन पे रंगदारी की डिमांड की और इसमें राठी का नाम आ रहा है सामने, लेकिन जो जांच में प्रथम दृष्टया आया वो नाम तो लिया गया, लेकिन कोई अन्य है, उस पर हमारी टीम का गठन किया जा चुका है और इसमें जल्दी ही चीज़ों का खुलासा होगा कि एक्चुअल में वो किसके द्वारा डिमांड की गई थी और क्या डिमांड की गई थी। अभी तो इसमें जो नामजद हो दिए थे उस पे है और अन्य जो भी इसमें नंबर से फ़ोन किया गया था और डिमांड की गई थी, उस नंबर की भी डिटेल निकाली जा रही है, उस नंबर का प्रयोग किसके द्वारा किया गया इसकी जानकारी ली जा रही है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।